नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूशियन पॉडकास्ट। यूशियन पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे कलाकारी की। ये कलाकारी कैनवास पे नहीं बल्कि इमारतों की है। अलग-अलग इमारतें, जिनमें से कुछ इमारतें हमें बहुत आकर्षित करती हैं और ख़ास तौर से जिस स्ट्रक्चर के साथ में वो खड़ी होती हैं या हमें दिखाई देती हैं, वो बड़ा आकर्षित करती हैं और अचंभित करती हैं कि आखिर ये इमारतें इस तरीके से कैसे खड़ी हो गई। तो उसकी इंजीनियरिंग की हम बातचीत करते हैं और जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से जो है वो खड़ी हैं और एक तरीके से उसका हम दीदार करते हैं। तो इसी की हम बातचीत करेंगे। किसी भी स्ट्रक्चर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस भूमिका को साकार करने का जो काम होता है वो किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर का होता है। तो आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि नागपुर शहर व्यापक तरीके से बदल रहा है, हाई राइज़ इमारतें बन रही हैं, ऐसे में इन इमारतों की सुरक्षा जो है वो भी एक महत्वपूर्ण जो है एस्पेक्ट हो जाता है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। नागपुर में कई ऐसी इमारतें हैं या नागपुर ही नहीं, देश में कई ऐसी इमारतें हैं जिसके जो हमें बहुत आकर्षित करती हैं और आज जिन शख्सियत से हम हमारे दर्शकों को रूबरू कराने वाले हैं या उनके काम को हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं, वो सीधे तौर पर जो है वो एसोसिएट रहे हैं, जुड़े रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर पुरुषोत्तम पाटनकर जी की। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में आए और मुझे लगता है कि बहुत गंभीर विषय पर हम बातचीत करेंगे और ये एक तरीके से इस तरीके का सेक्टर है जिस पर बहुत कम बातचीत होती है। तो पहला जो मेरा सवाल है या हम बातचीत की जो शुरुआत करते हैं वो इसी से करते हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे और आपके काम से जो है वो परिचित हो जाएं। एक स्ट्रक्चर आपने बनाया है बेंगलोर में, आर्ट ऑफ लिविंग का इंटरनेशनल सेंटर, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और बड़ी तारीफ हुई उसकी। देश ही नहीं, विदेशों से भी जिन लोगों ने उसे देखा, बड़ी तारीफ की। आपने क्या काम किया है वहाँ? मुझे लगता है कि उसका विवरण अगर आप देंगे या उसके बारे में बताएँगे, तो हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे तो रूबरू होंगे, लेकिन आप किस स्तर का काम करते हैं उससे भी रूबरू होंगे। जी, जी, ज़रूर। बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग का इंटरनेशनल सेंटर है। आर्ट ऑफ लिविंग के सर्वे सर्वा गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी है। इस आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती है और हर बार वहाँ जो भी कोई प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के लिए जो आने वाले भक्त लोग रहते हैं, जो भी फॉलो रहते हैं गुरुदेव के, वो काफ़ी तादाद में रहते हैं। तो इन सब के लिए वहाँ पर कोई एक सिंगल बड़ा हॉल नहीं था। तो गुरुदेव की इच्छा थी कि यहाँ पर अपने को कम से कम 25,000 लोगों को एक साथ बैठने मिले, 50,000 लोग एक एटलीस्ट वहाँ पे उसके ऊपर खड़े हो सके। ऐसी कोई बिल्डिंग, ऐसी कोई इमारत, ऐसा कोई हॉल बनाना चाहिए जिसमें सभी लोग मुझे एक साथ देख सके और मैं सभी लोगों के साथ में रूबरू हो सकूँ। तो ये रिक्वायरमेंट के साथ में उन्होंने एक हॉल की कल्पना की थी और उस हॉल का साइज़ इतने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए बहुत बड़ा साइज़ लगने वाला था और उनकी जो स्पेस थी, उस स्पेस में वो हॉल बनाना और दूसरी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उस हॉल के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो इस रिक्वायरमेंट के साथ में उस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। अब वो हॉल और उसका साइज़ ऐसा था कि जो भी स्पेस अवेलेबल है, वो स्पेस थी करीब करीब 250 फुट विड्थ और 500 फुट लेंथ। तो 250 फुट विड्थ मतलब करीब होता है वो 70 मीटर के आसपास विड्थ हो जाती है और 150 मीटर के आसपास लंबाई हो जाती है। जी। तो इतना बड़ा हॉल बिना किसी सपोर्ट के, बीच में कोई सपोर्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब गुरुदेव अपना प्रवचन देते हैं तो बीच में कोई पिलर आ जाए तो लोगों को वो ऑब्स्ट्रक्शंस अच्छे नहीं होंगे। उस हिसाब से उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो इसको बनाने के लिए उन्होंने एक कंपटीशन, शॉर्ट ऑफ कंपटीशन कॉल की थी। तो उसके थ्रू हमको ये प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था। जी। तो किस तरीके की ये कॉम्पिटिशन थी? मुझे लगता है कि और आप विस्तार से बताएँगे और इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए
बतौर सिविल इंजीनियर भी एक नागपुर के युवा इंजीनियर हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पर जो है वो आप हैं। आपका जितना एक्सपीरियंस रहा है उतनी उम्र के इंजीनियर के साथ में मिलके आपने ये जो है इस प्रोजेक्ट को किया, तो ये आपको दर्शाता है कि आप युवाओं के साथ में भी काम करने में और चैलेंजेस स्वीकार करने में बहुत एक तरीके से तैयार रहते हैं। बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। आप कैमरे के पीछे आप बता रहे थे कि किस तरीके से बीच में 2 पहाड़ियाँ थीं और उन पहाड़ियों को बिना क्षति पहुँचाए आपको ये स्ट्रक्चर खड़ा करना था और इस स्ट्रक्चर को मंजूरी देने की जो प्रक्रिया है या मंजूरी हासिल करने की जो प्रक्रिया है, वो भी बड़ी चुनौतीपूर्ण रही थी। जी जी। तो इस प्रोजेक्ट की जो साइट थी, दोनों तरफ ऐसे हिली एरिया था और बीच में लो लाइंग एरिया था, थोड़ी सी ऐसी खाई जैसा एरिया था। तो उसके बीच में ही ये स्ट्रक्चर प्लान करना था। जो स्पेस अवेलेबल थी करीब 250 फीट बाई 500 फीट जो मैंने बताया। अब इस जगह पर जो गुरुदेव की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए उन्होंने एक इनर कंपटीशन, मतलब इनवाइटेड आर्किटेक्ट्स के थ्रू कंपटीशन कॉल की थी, जिसमें हमारे नागपुर के युवा आर्किटेक्ट अमित पिंपड़े साहब थे। तो उन्होंने इस कंपटीशन को में कॉम्पीट किया था। तो उनके साथ साथ कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। तो विदाउट सपोर्ट इतना बड़ा स्पैन कैसे डिज़ाइन करेंगे और वो फिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो हम दोनों ने रेगुलर उसमें काफ़ी विचार मंथन के बाद में एक कंसेप्ट बनाया और वो कंसेप्ट वहाँ पुटअप किया। लकीली वो कंसेप्ट क्लिक हुआ, सभी को पसंद आया और फिर इस प्रोजेक्ट की जो प्रक्रिया थी अवार्ड करने की, वो हमको मिली। तो तो वो कंसेप्ट अगर आप बता पाएँ कि क्या किस कंसेप्ट से आपने जो है वो उसे तैयार किया? इसमें रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि एक साइड में मंदिर है, दूसरे साइड में वहाँ पर वाटर बॉडी है, जहाँ पर एम्पी थिएटर जैसा सीटिंग अरेंजमेंट है। तो गुरुदेव की रिक्वायरमेंट ये थी कि मंदिर से वाटर बॉडी दिखना चाहिए। तो जो हॉल की हाइट है, वो ये पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हॉल बनाया वो पूरी घाटी में, पूरा वहाँ जंगल का एरिया, जंगल जैसा पूरा ग्रीनरी है, तो उस ग्रीनरी से मर्ज हो जाना चाहिए। तो टॉप में उसके ऊपर लोग घूमे फिरे तो भी वो पता नहीं लगे कि ये अपन हॉल के ऊपर है। उसके नीचे एयर कंडीशन कंप्लीट हॉल होना चाहिए। तो इसके लिए बीच में कॉलमलेस करना था। ऊपर में अगर ग्रीनरी पैदा करना था तो ग्रीनरी के लिए हमको कम से कम 300 1 फुट की सॉइल फिलिंग करना था। अब 1 फुट की सॉइल फिलिंग करना है और इस हॉल की विड्थ 250 फुट में से साइड मार्जिन छोड़ने के बाद में फाइनल हुई थी 220 फीट, मतलब 67.5 मीटर विड्थ और 150 मीटर उसकी लेंथ। तो 220 फुट स्पैन के लिए अगर हम बीम डिज़ाइन करते हैं तो बहुत हेवी बीम आता था। तो उस बीम को डिज़ाइन करना था, उसकी हाइट भी नहीं बढ़ने देनी थी और उसके ऊपर इतना लोड सस्टेन करने की कैपेसिटी होना चाहिए। तो वो हमने डिज़ाइन किया। उस डिज़ाइन के लिए हमने नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर नहीं यूज़ किया, उसको बोलते हैं हम पोस्ट टेंशनिंग। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का एक पार्ट होता है पोस्ट टेंशनिंग। उसमें जैसे हम लोग ब्रिजेस में देखते हैं केबल्स डालते हैं, ऐसे केबल्स ले करते हैं, उसमें स्ट्रैंड्स बोलते हैं जिसको हमारे स्ट्रक्चरल लैंग्वेज में। तो वो पोस्ट टेंशनिंग से उस बीम को डिज़ाइन किया। उस बीम का साइज़ करीब करीब 2.5 मीटर डेप्थ है उसकी और 1.5 मीटर विड्थ है। उसके कॉलम के भी साइजेस 2 मीटर बाई 4 मीटर के कॉलम के साइजेस, बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर था। और उसके ऊपर पूरी इतनी सॉइल का फिलिंग का वेट, उसके ऊपर लॉन, और लॉन के ऊपर ओपन पब्लिक के लिए था। तो करीब करीब 70,000 लोगों का वेट सस्टेन करे इतना लोड। तो इस सब के लिए उसको डिजाइन तो किया हमने, बट चूंकि ये इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर था, ये एशिया में अपने आप में पहला इतना ध्यान मंदिर इतना बड़ा है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर था, इसके नीचे में करीब 15,000 लोग बैठ 15 से 20,000 लोग बैठ सकते, पूरा कंप्लीट एक्सटेंड हो जाए तो। और ऊपर में इतने सारे लोग खड़े होते हैं। तो इसमें सेफ्टी सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो हमने डिज़ाइन किया, उसको चेकिंग के लिए उन्होंने वीएनआईटी, अपने यहाँ वीएनआईटी कॉलेज है, यहाँ से उसका वेटिंग कराया। वेटिंग होने के बाद में सेकंड वेटिंग आईआईटी रुड़की से हुआ, और आईआईटी रुड़की से वेटिंग होने के बाद में सभी दृष्टि से ये परफेक्ट अप्रूव हो गया। उसके बाद में इसका एग्जीक्यूशन चालू हुआ। पीएम भी उस स्ट्रक्चर को देख के बड़े
एक तरीके से आश्चर्यचकित रह गए और बड़ी तारीफ़ की। क्या कुछ बातचीत हुई थी आपकी पीएम से, अगर आप बता पाएँ? मेरी डायरेक्ट तो बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन इसका इनॉग्रेशन लास्ट मंथ 10 जून को हुआ। तो जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तो उस समय पीएम साहब आए थे और बहुत ही सिक्योरिटी टाइट थी, काफ़ी लिमिटेड लोग थे उस समय। तो उन्होंने जब इसकी भव्यता देखी तो उन्होंने अपने भाषण में बोला कि इतना बड़ा हॉल, बहुत बड़ा हॉल, बहुत अच्छा हॉल बनाया है। उन्होंने इसका जिक्र किया उनके इसमें, और बहुत प्रशंसा की उन्होंने। आपका जो काम है वो बैंगलोर तक पहुंच गया, लेकिन नागपुर में भी जो है वो बहुत कम आपका काम नहीं है। एक बहुत सुंदर और देखने योग्य स्ट्रक्चर जो है वो है नागपुर में कविवर सुरेश भट्ट सभागृह का, जिसे मोखा साहब उसके आर्किटेक्ट रहे हैं। उसके स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पर आप हैं। वो वहाँ जब हम सुरेश भट्ट जाते हैं और उसका भी जिस तरीके से वो बना है, खड़ा है, उसमें भी आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर रहे हैं। तो सुरेश भट्ट हो गया, या ऐसे और कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं? एक जो हमारे यहाँ नया जिलाधिकारी कार्यालय बन रहा है, उसमें भी आप जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम जब हमने डिज़ाइन किया तो ये कोविड के समय की बात है। जी। तो उस समय रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि सबसे बड़ा ऑडिटोरियम सेंट्रल इंडिया में होना चाहिए। गडकरी साहब का बहुत अच्छा, मतलब उनका विज़न तो हमेशा ही सराहनीय रहता है। तो सर की इच्छा थी कि मैक्सिमम साइज़ का हॉल यहाँ पे होना चाहिए। तो जो भी प्लॉट साइज़ था उसमें मिनिमम मार्जिन छोड़ के जो बैठ सकता था। उस समय सेंट्रल इंडिया में कोई भी हॉल इतना बड़ा, 2000 कैपेसिटी का हॉल है वो। 2000 लोग एट ए टाइम बैठ अब सकते भी हैं। नहीं है कोई अभी भी नहीं है। हॉल अभी भी सेंट्रल सेंट्रल इंडिया सेंट्रल में? इंडिया में कहीं नहीं, इधर हैदराबाद में एक हॉल है, बाकी सेंट्रल इंडिया में इधर नहीं है, और बाकी दूसरे मेट्रोज़ में तो है। तो उस हॉल की डिज़ाइन के लिए फिर मैंने और मोखा साहब ने साथ-साथ काम किया उसके ऊपर। तो सर की रिक्वायरमेंट थी कि 2000 लोग होना चाहिए, और हॉल में कैपेसिटी बड़ी मुश्किल से हमारी 1400-1500 के ऊपर नहीं जा रही थी। तो फिर उसमें एक बालकनी का निर्माण किया। तो जो बालकनी है, जो हम थिएटर में देखते हैं कि ऊपर बालकनी और नीचे में अपना रिजर्व क्लास रहता है, उस टाइप की जो बालकनी बनाई, वो एक हमारे लिए चैलेंज था, क्योंकि वो वहाँ भी उसकी भी विड्थ करीब 40 मीटर विड्थ है। 40 मीटर विड्थ है, और बीच में पिलर तो होना नहीं, कोई भी ऑडिटोरियम में बीच में पिलर आ गया तो ऑडिटोरियम नहीं कहलाएगा। तो इसलिए उस बालकनी को बनाने के लिए अगेन हमने वहाँ पे पोस्ट टेंशनिंग बीम डिज़ाइन किए थे, और वहाँ पर 600 लोग फिर बालकनी में ऐड किए। तो 1400 नीचे और 600 ऊपर, और उसमें भी ऑप्शंस है कि जब आपको ऊपर के लोग नहीं चाहिए, नहीं है उसमें, तो उसको अपन डिवाइड कर सकते। वहाँ पे हम लोग एक पार्टीशन कर सकते, ताकि अननेसेसरी एयर कंडीशनिंग नहीं चलाना पड़े, अननेसेसरी लाइटिंग ये नहीं हो। उसके नीचे के भी कम लोग, मतलब सूर्य भट्ट ऑडिटोरियम में 2-3 पार्ट में हम प्रोग्राम ले सकते हैं। कम लोग हैं तो आगे का पार्ट ले लीजिए, थोड़े ज़्यादा लोग हो गए, 1400 लोग हो गए, तो बालकनी के नीचे का पार्ट लीजिए, उससे ज़्यादा हुए तो बालकनी में लोग ले लीजिए। तो आपको अननेसेसरी एयर कंडीशनिंग और लाइटिंग का खर्चा प्रोग्राम चालू रखते हुए करने की ज़रूरत नहीं। जितने लोग हैं उसके हिसाब से उसको एडजस्टेबल कर सकते हैं। तो सुरेश भट्ट सभागृह बनाने के समय में भी कुछ चैलेंजेस सामने आए, या कुछ थॉट ऑफ आइडिया था कि इस तरीके से हमें इसको बनाना है? उसका लुक भी जो है वो भी बहुत सुंदर जो है वो दिखाई देता है। लुक के बारे में तो मोखा साहब को मोखा साहब बता पाएंगे। कोई पर आप जवाब नहीं। पर उस लुक को, मतलब वो अच्छा दिखे, मजबूत रहे, जी। उसका वो तो काम आपका है। जी, वो ज़रूर, बिल्कुल, वो जैसा दिख रहा है वैसा खड़ा होना चाहिए और वैसा रहना चाहिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो उसके हिसाब से, जैसे एक बालकनी का चैलेंज था कि बालकनी इतनी बड़ी ऐड की तो उसका बीम भी नीचे आएगा तो लोगों को नहीं दिखेगा, और ऊपर जाएगा तो ऊपर बैठे वालों को नहीं दिखेगा। तो उस बीम का साइज़ रिस्ट्रिक्ट करना था। अब 38-39 मीटर का स्पैन था उस बीम का। तो अगेन उसकी न डेप्थ बढ़ना चाहिए, न विड्थ बढ़ना चाहिए, तो वहाँ पर फिर से हमने उस समय पोस्ट टेंशनिंग तो यूज़ किया, लेकिन वहाँ उस बीम में इतना स्टील था कि आप कंक्रीट डालने को जगह नहीं थी। तो उसको मिटिगेट करने के लिए हमने वहाँ पर उस समय सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज़ किया। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट ऐसा है कि जहाँ पर कंक्रीट, नॉर्मल कंक्रीट घुस नहीं सकता, वहाँ पर कंक्रीट में छोटे साइज़ की गिट्टी, 12 एमएम, 12.5 एमएम से बड़ी गिट्टी यूज़ नहीं करते। वो गिट्टी के साथ में, उस एग्रीगेट के साथ में हम कंक्रीट बनाते हैं, और बिना वाइब्रेटर चलाए, कितने भी बार का कंजशन हो, पानी जैसा कंक्रीट जाके वहाँ बैठ जाता है, बट स्ट्रेंथ
जितनी रिक्वायर्ड है उतनी स्ट्रेंथ आती है। तो वो एक मेजर चैलेंज था। उस समय सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट नॉर्मली नागपुर में यूज़ नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये मेट्रो के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। मेट्रो बनने के बाद में कॉमन हो गया अभी। तो वो उसको हम अल्ट्राटेक के प्लांट में जाके उस मिक्स डिज़ाइन को तैयार किए, उस मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से क्यूब बनाए, स्ट्रेंथ आई, उसकी फ्लोएबिलिटी चेक की कि हर जगह पे कंक्रीट पहुंच रहा है कि नहीं, हर जगह पे गिट्टी पहुंच रही है कि नहीं। इस हिसाब से कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन किया और उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया एंड विथ गॉड्स ग्रेस सब सक्सेसफुल अच्छा हो। कलेक्टर ऑफिस भी आप नया बना रहे हैं, उसके भी आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, उसकी क्या खासियत है? कलेक्टर ऑफिस में मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर और आर्किटेक्ट तो दिल्ली से है। मैं जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने ड्राइंग किया उसका प्रूफ चेकिंग मेरे तरफ है। जैसे मैंने बताया कि हमारे और बेंगलोर के प्रोजेक्ट के प्रूफ चेकिंग आईआईटी थी, तो अब इस प्रोजेक्ट के लिए मैं प्रूफ चेकिंग हूँ। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर महेंद्र राज कंसल्टेंट करके दिल्ली से है, और उसको चेकिंग और उसमें जो भी कुछ करेक्शन करवाना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नागपुर में ऐसे और कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप सीधे तौर पर जो है वो एसोसिएट रहे हैं? नागपुर में मेजरली हाई राइजेस के काफ़ी काम कर रहा हूँ अभी मैं। अभी पिछले एक 7-8 साल में नया यूडीसीपीआर आने की वजह से नागपुर में एफएसआई का जो भी एडिशनल एफएसआई मिलता है, उसके हिसाब से सारी बिल्डिंग्स अभी, पहले हम लोग 24 मीटर के ऊपर की बिल्डिंग नहीं देख पाते थे। एक दो कुछ बिल्डिंगों का कुछ जिक्र होता था। कल्पना बिल्डिंग बोल दीजिए या यहाँ पर लोकमत की लोकमत बिल्डिंग। बिल्डिंग, अदरवाइज कोई बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं बनती थी। आजकल कॉमनली अपने को 15-16 फ्लोर की बिल्डिंग दिखती है। और जो कुछ हमारे शुरुआत के या अभी भी जो प्रोजेक्ट चालू है, जैसे इन्फिनिटी, कुकरेजा ग्रुप के कुछ प्रोजेक्ट्स है, अभिजीत ग्रुप के कुछ प्रोजेक्ट्स है, ये सारे प्रोजेक्ट्स 100 मीटर से ऊपर के हैं, मतलब 30-35 फ्लोर की बिल्डिंग्स है। तो ये बिल्डिंग्स में अभी मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। दूसरा एक अपना कन्वेंशन सेंटर आ रहा है एग्रोविजन का, तो उसमें भी मैं प्रूफ कंसल्टेंट हूँ। वो तो कहते हैं कि वो सुरेश भट्ट सभागृह का भी जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो डिज़ाइन है वो एक तरीके से इसको भी पीछे धकेल देगी, इस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ बन रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा बताएँ कि दाभा में जो एग्रोविज़न का कन्वेंशन सेंटर बन रहा है उसकी उसमें आखिर क्या कुछ मिलने वाला है? जो एग्रोविजन का कन्वेंशन सेंटर है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा इन द सेंस कि फ्लोर प्लेट उसकी करीब 2.5 लाख स्क्वायर फुट है। अगेन अपने नागपुर से ही सब कंसल्टेंट उसमें इन्वॉल्व है, और उसका स्पैन जो है 80 मीटर का स्पैन है, और ऊपर में इसके ऊपर लेकिन रूफ ट्रस है, मतलब ऐसी स्लैब नहीं है, इसके ऊपर रूफ ट्रस है, और वो वेव कर्व शेप में रूफ ट्रस है। तो वहाँ पर करीब करीब 1 लाख लोग बड़े आराम से उसमें अकोमोडेट हो पाएंगे। उसमें नीचे में पार्किंग है, करीब 2.5 लाख स्क्वायर फुट पार्किंग एरिया है। उतना ही जो फ्लोर एरिया है जहाँ पर कन्वेंशन सेंटर के लिए जो भी एग्जीबिशन लगेंगे, और ओपन पार्किंग भी काफ़ी है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ऐसा कहा जाता है कि वो एक बड़ा चैलेंज है कि उसे जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि जिस तरीके से भारत मंडपम और जो इस तरीके से कन्वेंशन सेंटर हैं, उस लेवल का तैयार करने की एक तरीके से नागपुर के लोगों को के पास में चुनौती है कि उसे उस लेवल का जो है वो बनाना है। जी, सही बात है, क्योंकि इसका स्पैन काफ़ी, और लेंथ उसकी करीब 200 मीटर लंबा है। मतलब आप एक सिरे पे रहो तो दूसरे सिरे पे कोई रहे तो उसको पहचान नहीं सकते, इतनी लंबाई है उसकी, विड्थ ही इतनी ज़्यादा है। तो चैलेंज है उसमें, और उसकी अभी ट्रसेस वगैरह का इरेक्शन चालू है। तो 20 अक्टूबर को सीएम साहब ने बोला है कि उसका इनॉग्रेशन करना है, तो तैयारी चालू है अभी उसकी। तो कब तक वो है जो है 20 अक्टूबर 2026? 26 की बात है, तो मतलब वो ये इसी एफर्ट्स साल जो है वो हमें एक वो तरीके से मिल जाना देखने को मिल चाहिए। पूरी जाएगा। पूरी कोशिश हो रही है, कुछ कुछ सर्विसेज बची रहेगी, लेकिन एटलीस्ट शेड कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपने हाई राइज इमारतों का जिक्र कर दिया, उसी सवाल पर मैं आऊँगा कि हाई राइज इमारतें बड़े पैमाने पर जो है वो नागपुर शहर में बनती हुई हमें दिखाई दे रही हैं, बन भी रही हैं और एक तरीके से लोगों को वो आकर्षित भी कर रही हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो है वो सुरक्षा का है। उसके लिए जो है वो बतौर स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या कुछ भूमिकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं? या एक जो हाई राइज़ इमारत है उसकी सुरक्षा किस तरीके से जो है वो पुख्ता होती है? हाई राइज बिल्डिंग्स जनरली, बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो हमारी लैंग्वेज में वो हाई राइज बिल्डिंग बन जाती है।
मतलब मोटा मोटा हम 16-17 फ्लोर की बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग की कैटेगरी में आना चालू हो जाती है। अब जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती है उसमें दूसरे चैलेंजेस आते हैं। दूसरे चैलेंजेस इन द सेंस कि बिल्डिंग की हाइट बड़ी है तो बिल्डिंग के ऊपर विंड लोड लगता है। छोटी बिल्डिंग रही तो विंड का उतना इम्पेक्ट नहीं आता, लेकिन बिल्डिंग जैसी की हाइट जितनी ज़्यादा बढ़ते जाती है उसके ऊपर हवा का जो प्रेशर आता है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोड से। तो उस विंड प्रेशर के लिए हमको बिल्डिंग को एनालिसिस करना पड़ता है। दूसरा, अर्थक्वेक। अगर भूकंप आ गया तो ये बिल्डिंग भूकंप रोधी होना चाहिए। बहुत जगह हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक प्रूफ या फलाना प्रूफ, लैंग्वेज शब्द थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं है उसके लिए, लेकिन हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बोलते हैं। सो दैट बिल्डिंग में कभी अर्थक्वेक आ भी गया कोई जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत बिल्डिंग के ऊपर क्रैक्स आ जाए, डैमेज आ जाए, दैट इज़ रिपेयरेबल, वो हो सकता है। तो उसकी सुरक्षा, उस समय की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फायर के ऐसे इसमें अगर ये हो तो फायर की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आए दिन हम लोग घटनाएं पढ़ते हैं कि यहाँ आग लग गई, वहाँ ट्यूशन क्लास में आग लग गई। तो ये दूसरी चीज़ है। फायर के समय इवैक्यूएशन होना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन के समय जब इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो इसकी कंक्रीट की क्वालिटी, स्टील की क्वालिटी और स्टील प्रॉपर प्लेसमेंट किया कि नहीं वो, और उसके बाद में सब प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के बाद में ऐसी बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। नहीं तो थोड़े बहुत लीकेज रहते, थोड़े बहुत क्रैक्स बिल्डिंग में, और अगर ये मेंटेन नहीं हुए तो ये बिल्डिंग हाईली स्ट्रेस रहती है, बहुत ज़्यादा लोड रहता है। तो बिल्डिंग में ऐसा होता है कि अगर कोई बिल्डिंग में लोहा है और खुला है तो उसको जंग लग जाता है, लेकिन वही बिल्डिंग में अगर ज़्यादा लोड है और स्ट्रेस ज़्यादा है उस लोहे में तो उसमें जो जंग लगता है वो बहुत फास्ट ग्रो होता है। तो इसलिए मल्टी स्टोरेज में उसका प्रिवेंटिव मेजर्स प्रॉपर टाइम पे नहीं लिए तो डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, डिज़ाइन। इसकी डिज़ाइन प्रॉपर होना चाहिए। हर चीज़ हर एक आदमी के लिए नहीं रहती है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर ट्रायल कोई अगर डिज़ाइन करता है तो उसको प्रूफ चेक करना चाहिए। अगर मैंने जैसे बताया अभी कि अगर बेंगलोर का प्रोजेक्ट इतना बड़ा किसी ने बनाया ही नहीं था तो सबके लिए चैलेंज था, बट एक ने चेक किया, दूसरे ने चेक किया, तीसरे ने, तो आदमी है, इंसान से अननोइंगली भी गलती हो सकती है। तो ऐसे इसमें रिस्क ना लेते हुए हाई राइज बिल्डिंग में अगर स्ट्रक्चरल डिजाइनर कोई भी हो तो एक दूसरा क्रॉस प्रूफ चेकिंग उसमें होना जरूरी है। मतलब डॉक्टर से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की हो जाती है। बिल्कुल सही बात है सर। कई लोगों की ज़िंदगी एक तरीके से उसके हाथ में, उसके अनुभव के हाथ में है। सही बात है। हमारा डॉक्टर की अगर गलती होती है तो एट ए टाइम ही इज डीलिंग विथ वन पेशेंट ओनली। तो जो भी होगा नहीं होना चाहिए, और होगा तो एक आदमी के साथ में होगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हाथ से कोई हादसा या कोई गलती होती है तो उसमें रहने वाले उस बिल्डिंग में सभी के साथ में धोखा हो सकता है। और ये जो खबरें हम सुनते हैं सर कि कभी इमारत तैयार हो रही है, वो ढह गई, या बहुत ज़्यादा जो पार्किंग जब तैयार होती है, अंडरग्राउंड पार्किंग, उस समय जो है वो बहुत सारी खबरें आती है। उसकी क्या वजह होगी कि या क्या कुछ जो है वो होना चाहिए था वो नहीं होता है, इसकी वजह से ये हादसे होते हैं? पार्किंग, अभी जैसे बिल्डिंग इतनी बड़ी या बिल्डिंग एक ज़मीन धँस जाती है मान लीजिए? बराबर। तो जब हम हाई राइज बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो जितनी बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा रहेगी उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी, तो उनको लगने वाली पार्किंग की रिक्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो आजकल जब अपन 30-30, 35-35 मंजिले की बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें रहने वाले लोगों की नंबर ऑफ लोग बढ़ गए तो उनकी पार्किंग बढ़ जाती है। अब पार्किंग बढ़ गई तो पार्किंग ज़मीन के ऊपर दे नहीं सकते, क्योंकि ज़मीन के ऊपर का एफएसआई रहता है। पार्किंग जो मिलती है फ्री ऑफ एफएसआई ज़मीन के नीचे मिलती है। तो हम लोगों को फिर 1 बेसमेंट, 2 बेसमेंट, 3 बेसमेंट, अभी तो कुछ प्रोजेक्ट हम 4-4 बेसमेंट के किए हैं। तो जब 4-4 बेसमेंट के लिए आपको नीचे जा, अच्छा 4 बेसमेंट में भी नहीं होता, 1 बेसमेंट में एक के ऊपर एक 2 गाड़ियाँ लगती है। तो कहने के लिए वो 8 फ्लोर की पार्किंग हो जाती है। प्रैक्टिकली वो 8 फ्लोर की पार्किंग हो जाती है। आपके फ्लोर बनते हैं 4, क्योंकि वो 15-15 फुट की हाइट रहती है। उसके अंदर में एक गाड़ी के ऊपर और दूसरी स्टैक पार्किंग रहती है। तो ये सब करने के लिए जब हम एक्सकेवेट करते हैं तो अच्छा ये चीज़ होती है उसी एरिया में जहाँ पर डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब आजू-बाजू में बिल्डिंग रहती है। जब हम इतना गहरा 16 मीटर, 17 मीटर, 18 मीटर का गड्ढा खोदेंगे 4 बेसमेंट के लिए, तो आजू-बाजू की बिल्डिंग उसमें
प्रेशर की वजह से मिट्टी खिसकती है, बिल्डिंग खिसकती है। तो ऐसे हादसे पिछले 2-4 साल में काफ़ी हुए। उसका रीज़न है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती थी वो कहीं ना कहीं एडिक्वेट रहती, कहीं एग्जीक्यूशन में ये होता था या जो सूटेबल उसकी प्रोटेक्शन सिस्टम थी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी या की नहीं जाती थी। लेकिन लकीली पिछले 2-3 साल में अच्छे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स अभी नागपुर में अवेलेबल है। तो जब हम इतना गहरा गड्ढा खोदते हैं तो उसके लिए सबसे फुल प्रूफ प्रोटेक्शन सिस्टम एक डायफ्राम वॉल करके एक सिस्टम होता है। पहले हम पाइल्स करते थे, लेकिन 2 पाइल के बीच में जो जगह रहती उसमें से पानी आ जाता और मिट्टी बह जाती, वो पाइल भी बेकाम हो जाती है। लेकिन आज ये सिस्टम है जिसमें पूरी कंक्रीट की वॉल ही ऊपर से नीचे तक बना देते बिना गड्ढा खोदे। अच्छा। मतलब बिना प्लॉट को खोदे, हम्म। सिर्फ जितनी वॉल है उतना ही एक्सकेवेट करते हैं और उतना पहले वॉल बन जाती है। चारों तरफ से पूरा एक कंटेनर तैयार हो जाता है और उस कंटेनर में जो वॉल बनती है उसको आजू बाजू में एंकर्स दे के फिक्स कर देते हैं। ज़्यादा प्रेशर आया तो उसको ऊपर से टाई कर देते हैं एंड देन एक्सकेवेट करते हैं। तो अभी ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है। खर्चा बढ़ता है लेकिन फुल प्रोटेक्टिव सिस्टम है ये, तो ये अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन इनडायरेक्टली इसमें सेविंग भी होती है। जो हम चारों ओर से वॉल बना देते हैं वो वॉल फिर बेसमेंट की वॉल बन जाती है। तो पहले खर्चा होता है लेकिन बाकी जो वॉल बनाने का खर्चा वो बच जाता है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है, इसको मैक्सिमम जगह पे अडॉप्ट किया जा सकता है। हम्म। पर लोगों को पसंद आ रही है हाई राइज बिल्डिंगों में रहना, या हाई राइज बिल्डिंगें जिस तेजी से बढ़ रही हैं अपने यहाँ या बन रही हैं, आपको लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं? पर्सनली अब मैं उसी फील्ड में हूँ, मेरे क्लाइंट हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कमर्शियल कैलकुलेशन की वजह से वहाँ हाई राइज बिल्डिंग बन रही है उसके चैलेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे आप पार्किंग आपके अंदर में 4 बेसमेंट की पार्किंग दो, 3 बेसमेंट की पार्किंग दो, तो लोग आएंगे तो पार्क तो कर देंगे लेकिन निकलेंगे तो रोड के ऊपर। तो जब उतनी गाड़ियाँ रोड के ऊपर आती है तो वो चैलेंज बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। ऐसे सीवेज सिस्टम, इतने लोगों का जिस प्लॉट में पहले 1 या 2 फैमिली रहती थी, अगर आप धंतोली एरिया देखो या बड़े प्लॉट वाला शिवाजी नगर एरिया देखिए या सिविल लाइन्स में भी देखेंगे, तो जहाँ 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार फुट के प्लॉट थे वहाँ 1 या 2 फैमिली रहती थी। आज वहाँ पे 100-100 फैमिलीज है। तो उनके सीवेज की, उनकी वाटर लाइन की, उनका जो रेन वाटर या रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलिए और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का बोलिए, तो ये पाइपलाइंस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अपना उतना एंटायरली एस्टेब्लिश नहीं होने से उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रही है। बहुत अच्छी आपने बात कह दी। और मुझे लगता है कि हाई राइज इमारतों का जिस तरीके से कंसेप्ट है, मैं आपसे ये सवाल पूछना भी चाहता था क्योंकि ये अर्बन डेवलपमेंट के प्लानिंग से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। जिस तरीके से हाई राइज इमारतें बन रही हैं और जो हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको लगता है कि वो सस्टेन कर रहा है या उसमें किस तरीके से व्यापक बदलाव करने की जो है वो ज़रूरत है? मान लीजिए कि आपने सीवर लाइन का ज़िक्र किया, एक सीवर लाइन जो है वो पुरानी 10 साल, 20 साल, 30 साल पुरानी है। एक 10,000 स्क्वायर फीट का मान लीजिए कि प्लॉट था, वहाँ पे 1 फैमिली रहती थी, 2 फैमिली रहती थी, 10-15 लोग रहते थे। वहाँ हाई राइज़ बिल्डिंग बन गई है, वहाँ कितने लोग रहेंगे? पर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे मौजूद है, वो क्या एक तरीके से सक्षम है इतने भार को ढोने के लिए, या उसमें क्या कुछ समय रहते बदलाव कर लिया जाना ज़रूरी है ताकि भविष्य की जो है वो दिक्कतें ना आए? क्योंकि आपने जो है वो ज़िक्र कर दिया और आपने बताया कि नागपुर शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी तैयार नहीं है, ऐसा भी। हाँ, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंध है। जो ड्रेनेज लाइन है, जो सीवेज लाइन है, जो वाटर लाइन है या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की, तो डेफिनेटली जिस प्लॉट के ऊपर पहले 2 फैमिली रहती थी वहाँ पे आज 100 फैमिली रह रही है। तो उतने लोगों के लिए रोड के ऊपर ट्रैफिक का भी इशू है। उतनी कार एकदम इमीडिएट वो बिल्डिंग में आ जाती है। जैसे 9 बजे सब ऑफिस में निकलते तो सारा का सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। हर चौक में आजकल शंकर नगर चौक में 3-3 4-4 सिग्नल निकल जाते तब भी हम क्रॉस नहीं कर पाते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस ऑफ रोड विड्थ, रोड्स, सीवेज, स्टॉर्म वाटर, ये सब चीज़ें अभी अपने को समय रहते समय इसके ऊपर स्ट्रेस देना, इसके ऊपर प्रॉपरली करना चाहिए। रीज़न, क्योंकि क्या होता है अभी कंक्रीट रोड बन रहे हैं। अभी तक तो अपने बिटुमिन रोड थे
तो एक आध बार खोद के करना आसान भी हो जाता था। अब एक रोड बनता है, इमीडिएट बाद में हम लोग पाइपलाइन के लिए खोदते, वो होता क्यों नहीं होता, सीवर लाइन के लिए करते हैं। और ये भी अपन पार्ट पार्ट में कर रहे हैं, एक जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक होलिस्टिक प्लान इसका होना चाहिए, ताकि अभी तो ये मालूम हो गया है कि इतना एफएसआई है, सारे प्लॉट डेवलप होने वाले हैं। किसी प्लॉट के ऊपर आज बिल्डिंग बन रही है, किसी प्लॉट के ऊपर 2 साल बाद बनेगी, किसी प्लॉट के ऊपर 7 साल बाद में बनेगी। लेकिन फ्यूचर में कितना लोड आने वाला है ये तो हम आज असेस कर ही सकते हैं। उस बेसिस पे जो अभी अगर पाइपलाइन डालना है तो उस कंसीडरेशन से डालना चाहिए, ताकि जब वो बिल्डिंग बने फिर हमको कुछ खोदने की और कुछ एक्सपांड करने की इसकी ज़रूरत न पड़े। आपको लगता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या एनआईटी इस पर संजीदगी से काम कर रहे हैं? नहीं, वो काम हो रहा है सर, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसे एक कोऑर्डिनेटेड होगा ना तो लोगों को कम तकलीफ होगी। अभी काम तो हो रहा है, लेकिन पहले जैसे रोड का काम हो जाता है, फिर रोड के काम के जैसे आजू बाजू के जैसे शोल्डर डेवलप हुए कि नहीं हुए, फिर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट निकलता है जिसमें हम लोग वाटर लाइन, अभी 24/7 का काम चालू है। तो एटलीस्ट जिस एरिया में रोड अभी नहीं बने हैं वहाँ पे पहले वो वाटर पाइपलाइन हो जाए। वहाँ पर अगर अपनी कुछ स्टॉर्म वाटर ड्रेन का और सीवेज लाइन का, जैसे मैंने बोला कि अपन असेस तो कर सकते हैं आज कि ये डायामीटर की पाइपलाइन डालना पड़ेगा जब ये पूरे प्लॉट डेवलप हो जाएंगे। तो वो रोड के पहले एटलीस्ट जो हो चुका है, लेकिन आगे के लिए पहले सीक्वेंस में उसका डेवलपमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीक्वेंस में मेरा कहने का मतलब है कि पाइपलाइन पहले डालना है तो पहले पाइपलाइन डल जाए रोड का काम चालू होने के पहले। अब ऐसे सीवेज लाइन की बात है। आजकल हम ये भी देखते हैं कि स्टील के स्ट्रक्चर में बड़ी-बड़ी इमारतें जो है वो बन जा रही हैं। हम सामान्य तौर पर देखते थे कि सरिया जो है, सरिये से बिल्डिंग और इमारत खड़ी होती है, लेकिन इसी नागपुर शहर में स्टील के स्ट्रक्चर जो है वो और उससे बिल्डिंग जो है वो खड़ी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर से बार-बार जो एंटीलिया है, मुकेश अंबानी का घर, उसकी जो है वो बड़ी चर्चा होती है कि किस तरीके से उस घर को बनाया गया है। और उसी को देखते हुए अब कई और जगहों पर जो है वो घर बने हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि नागपुर में भी कुछ घर जो हैं उसी को देखते हुए जो है वो बनाए गए हैं। तो मुकेश अंबानी का जो घर है, आप चूँकि स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा पाएँगे। ऐसा कहा जाता है कि वो बड़ा मज़बूत घर है। डेफिनेटली स्टील का स्ट्रक्चर मजबूत तो होता ही है, दूसरा वो जगह भी कम लेता है। अगर स्टील के कॉलम में हम कंक्रीट का कॉलम बनाए तो कहीं समझो आपका 3 फुट बाय 3 फुट का कॉलम आ रहा है बड़ी बिल्डिंग में, तो स्टील के कॉलम कम साइज में काम हो सकता है, 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का आई सेक्शन, गर्डर्स, इसमें काम हो जाता है। लेकिन स्टील का इतनी पॉपुलैरिटी, जैसे जो यूरोप में देखते हैं हम लोग, दुबई में देखते हैं, ये सारी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग स्टील में बनी है। तो स्टील में बनने के 2 रीज़न है। एक तो आपको समय कम लगता है, अच्छा। जहाँ समय की बहुत क्रंच है, बहुत कम समय में अपने को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली स्टील इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड, जहाँ कॉलम के साइजेस हमारे कंक्रीट में बड़े आते हैं, वहाँ पर अगर आप जगह की कीमत अभी आज इतनी महंगी होते जा रही है, जगह अवेलेबल नहीं है, तो जो बिल्डिंग में अपन अगर कोई शॉप लेते हैं तो वहाँ 3 फुट बाय 3 फुट मतलब 9 स्क्वायर फुट का कॉलम के ही इसमें अगर एफएसआई फ्लोर चला गया तो उसका तो इफेक्टिव एरिया कम हो गया। तो ऐसी जगह पे स्टील के स्ट्रक्चर में हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने से और जहाँ समय का थोड़ा सा आपको अवेलेबल है तो वहाँ पर फिर लोग आरसीसी ही प्रीफर करते हैं। अगर हम हाई राइज की भी बात करें तो मेजर बिल्डिंग्स वर्ल्ड में तो हाई राइज स्टील में बनी है, लेकिन जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जो दुबई में बुर्ज खलीफा कर, वो पूरी आरसीसी में है। अच्छा, हाँ, अच्छा, आरसीसी आरसीसी पे। में। तो ये 2 चीज़ें हैं, थोड़ा सा कहीं उसका विरोधाभास भी है, बट बड़ी बिल्डिंग्स अभी आरसीसी में बन रही है। उसका रीज़न है स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसके लिए हम बहुत हाई ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करते हैं कि कंक्रीट को ही इतनी स्ट्रेंथ देने की कोशिश करते हैं कि कम से कम जगह लगे। और उसकी स्टडी, उसका सेल्फ वेट ये होने से उसका उसके डिफ्लेक्शंस, उसके वाइब्रेशंस ये कम हो जाते हैं। तो अभी आरसीसी का भी चलन है। स्टील जहाँ बहुत कम समय है और इमीडिएट करना है तो डेफिनेटली स्टील इज द बेस्ट ऑप्शन। पर स्टील में ज़्यादा मज़बूती रहती है या आरसीसी में ज़्यादा? लोड के हिसाब से दोनों मजबूत रहते हैं, क्योंकि जो लोड आता है उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उस मटेरियल को चूज करते हैं और उसके हिसाब से उसका साइज सेलेक्ट करते हैं।
लेकिन स्टिल में जैसे कोई बिल्डिंग में सपोज आग लग जाए तो फिर स्टिल उसके लिए बहुत वीक हो जाता है। अगर अच्छा। आग लग जाए तो फिर वो कॉलम सबसे पहले थोड़ा भी ये अगर टेम्परेचर हो गया तो वो अपनी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है। कॉलम गया तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सबको मालूम है। तो स्टील की बिल्डिंग फायर प्रोटेक्शन के लिए उतनी मजबूत नहीं रहती जितनी आरसीसी की रहती। एक सवाल सर आपसे ऐसा है कि आप कैसे इस क्षेत्र में आए? इस क्षेत्र में तो आप खैर आपने पढ़ाई की, उसके बाद में फिर आप आगे भी बढ़े जीवन में। आप तो कॉलेज में पढ़ा रहे थे, कहाँ आप नौकरी छोड़ के इस क्षेत्र में आ गए? और वो क्या कहानी है कि आप ट्यूशन लिया करते थे और ट्यूशन 8-8 क्लास लेने के बाद में आपका गला जो है वो सूज जाता था, फिर एक परिचित ने आपको सलाह दी कि ये सब आप बंद करो। आपने नौकरी भी छोड़ दी ट्रांसफ़र की वजह से और फिर औचक तरीके से इस क्षेत्र में आपको आना पड़ा। सर मैं वैसे एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं यहाँ से हूँ भी नहीं। आप तो मध्य अब प्रदेश से हो हैं। गया। मैं मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, वहाँ के एक छोटे से गांव मंगोना खुर्द मेरे गांव का नाम है, मैं वहाँ को बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी खेती करते थे। मेरा पैदाइशी पढ़ाई लिखाई सब गांव में हुई। फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली तो मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन एमपी में, वहाँ एडमिशन मिली, इंजीनियर बन गया। फिर क्या करना, तो जॉब ढूंढने में नागपुर आ गया। यहाँ काफ़ी सीनियर कंसल्टेंट थे, श्री पीटी मसे साहब, उनसे मुलाकात हो गई। उनके यहाँ पे मैं जॉब किया कुछ दिन। जॉब करते करते मैंने हायर एजुकेशन एमटेक किया वीएनआईटी से। फिर मेरा एमपीसी सिलेक्शन होने के बाद में मैं यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर में लेक्चरर करके लग गया। तो उस पीरियड में गवर्नमेंट नौकरी के पहले मैंने एमटेक किया और मसी साहब के यहाँ जॉब किया। तो उस समय मेरे को थोड़ा सा टीचिंग का इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। गवर्नमेंट में कॉलेज में जॉब लगने के पहले ही मैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की टीचिंग करता था। तो उस समय कॉलेजेस काफ़ी थे यहाँ पे, तो बच्चे आते थे। बट ये चलते रहा सिलसिला। जब कॉलेज में लगा तो फिर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में होने से समय थोड़ा कम मिलता था, लेकिन मैं ट्यूशन्स लेता था। बट वो करते समय मेरा पूरा गला ऐसा सूज जाता था। मैं 4 बजे सुबह लेता था, 4 बजे शाम को लेता था, दिन में कॉलेज करता था, तो मेरे गले में स्वेलिंग आ जाती थी। तो और उसी समय मेरा ट्रांसफ़र हो गया था रत्नागिरी। तो मैंने सोचा कि चलो भैया अभी रत्नागिरी में बच्चे छोटे हैं तो वहाँ कैसे जाएंगे बच्चों को लेके, तो अपन अपना ये जॉब छोड़ देंगे और ट्यूशन तो अच्छी खासी चलती है अपनी, तो अपन ट्यूशन लेते जाएंगे। लेकिन वो तकलीफ इतनी बढ़ते गई कि फिर मैं बात नहीं कर पाता था। तो ऐसे उस समय मैथमेटिक्स के ट्यूशन लेने वाले कुछ प्रोफेसर्स थे और उस समय 10th-12th की ट्यूशन, ये बात है सर करीब 95 के आसपास की। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने सेम प्रॉब्लम किया। उन्होंने अपने गले में ऐसा पट्टा बंधा था, वो खोला, देखो बोले मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने सोचा ये तो अपनी करियर की या अपना भविष्य हो नहीं सकता। तो ट्यूशन मैंने बंद कर दी, जॉब मैंने छोड़ दिया था। तो अब क्या करें, तो चलो बोला अपने ये जो पढ़ाते इसको ही प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मैं फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में धीरे धीरे काम ढूंढना चालू किया और काम करना चालू किया। और अभी तो एक तरीके से एक स्थापित नाम भी आपका जो हो गया है, वो हो गया है नागपुर और सेंट्रल इंडिया के क्षेत्र में। सभी लोगों का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। एक और स्ट्रक्चर सर नागपुर शहर में जो है वो बना है हाल ही में, वो एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गडकरी वाड़ा। उसको लुक भी थोड़ा-सा वाड़े के जैसा दिया है, लेकिन उसकी जो ख़ासियत है उसकी बहुत चर्चाएँ होती हैं। उसके भी उस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो हैं वो आप ही हैं और आप दोनों की ही जोड़ी है जिन्होंने जो है वो एक तरीके से बैंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग का इंटरनेशनल सेंटर बनाया है। आप दोनों ने ही उसको तैयार किया। उसकी भी बड़ी चर्चा होती है। उसे एक तरीके से कहते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग है वो और उसकी क्या कुछ जो है खूबियाँ हैं। वो अगर आप बता पाएँ और किस तरीके से उस घर को तैयार करने के लिए जब आपने गडकरी साहब को ये सलाह दी कि साहब पुराना वाला घर आपका तोड़ देते हैं, तो उन्होंने आपको बोला कि यार अभी तो इसको बनाया था, इसको तोड़ने की सलाह दे रहे हो? गडकरी साहब का घर जब बनाना प्लानिंग चालू हुआ था, तो उस समय उनका नया घर सामने में था और पीछे का वाड़ा पुराना था। तो बेसिक प्लानिंग ऐसी थी
कि पीछे का जो है पुराना घर है उसको तोड़ के अपन बनाए और नए के साथ में जोड़ देंगे। तो ऐसी प्लानिंग शुरू हुई थी। लेकिन जब हम प्लानिंग करने गए तो नए घर का जो एग्जिस्टिंग नया घर था उसकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट अलग थी। पुराने घर जो तोड़ के नए से प्लान कर रहे थे उसकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट अच्छी दी थी, 12-12 फुट हाइट दी थी। तो जब ये दोनों फ्लोर को जोड़ने वाले थे तो ये एक फ्लोर नीचे एक फ्लोर ऊपर रहेगा, तो ये घर से दूसरे घर में जाना है तो आपको या तो सीढ़ी से 2-4 स्टेप्स नीचे उतरना पड़ेगा या 2-4 स्टेप्स ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये मेन कंस्ट्रेंट था और वो प्लानिंग में हमने काफ़ी कुछ मशक्कत करने के बाद में कुछ जम नहीं रहा था। तो मैंने सर को ऐसे बोल दिया, सर बोला इसको अपन तोड़ देंगे, मैडम भी थे, तो और अपन एक प्लानिंग करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो सर को बोला अभी-अभी बनाया है तो इसको क्यों तोड़ेंगे अपन, आप इसी में करो। बट फॉर्च्यूनेटली सर ने उसको थॉट दिया और फिर बाद में तैयारी कर ली कि इसको अपन तोड़ के पूरा कैसे बनता तो बनाओ तो सही। तो फिर नया प्लान बनाया, वो सर को पसंद आया, फिर वो पूरा घर तोड़ दिया और दोनों प्लॉट मिलके फिर प्लानिंग की। लेकिन सर की उसमें कंडीशन थी कि बीच में कोई पिलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पार्किंग का एक इशू रहता है और इतने लोग आने जाने वाले रहते हैं, तो कॉलम बीच में नहीं होना चाहिए और बीम भी बीच में नहीं आना चाहिए। तो वो एक सर ने कंडीशन दी कि इसको बिना कॉलम और बिना बीम के कैसे कर सकते हैं। तो हमने आजू-बाजू में कॉलम लिए, वो करीब 17 मीटर स्पैन है, बड़ा स्पैन है और उसमें बीम्स नहीं है। उसमें हमने थिक स्लैब, पोस्ट टेंशन स्लैब डिज़ाइन किए और उस हिसाब से उसको प्लान किया। उसमें सबसे बड़ी ख़ासियत जैसे है सर, जैसे आपने बोला कि ग्रीन बिल्डिंग, वो जो स्लैब है, वो स्लैब में से चिल्ड वाटर के पाइप रन करते हैं। पाइप रन कर रहे हैं या ऐसे पानी का जो फ्लो है वही ऐसा हाँ, बहता है? पाइप में से फिर पानी फ्लो होता है, तो जो चिल्ड वाटर के पाइप है, उस वो पाइप में से फिर पानी फ्लो होता है, वो कंक्रीट को ठंडा करता है, उसको हम बोलते हैं रेडिएंट कूलिंग। और कंक्रीट में से फिर वो कंक्रीट ठंडा हुआ, तो उसको जो हवा टच होती है, वो ठंडी होके फैन से सर्कुलेट होती है, तो इसलिए घर बिना कूलर देखे, बिना एसी देखे वो ठंडा रहता है। तो वो एक उसकी खासियत है, रेडिएंट कूलिंग की है। और दूसरी बात, इतना इम्पोर्टेंट घर बिना प्लास्टर का है। हाँ, उसके लिए प्लास्टर नहीं किया गया। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि उस घर में प्लास्टर नहीं करने की वजह क्या है? गडकरी साहब का घर बिना प्लास्टर के, उसमें कंक्रीट की क्वालिटी देखेंगे तो देखने लायक है। हम सबको एग्जांपल देते हैं कि वो काम जो किया, एक संजय कुलकर्णी हमारे मित्र ही है, उन्होंने उस घर का काम किया। इतना सुंदर किया है कि आपको बिना प्लास्टर के कंक्रीट में ही जैसे प्लास्टर किए जैसा सरफेस आया, कॉर्नर्स इतने शार्प है, धार कोर एकदम गोले में, तो परफेक्ट इंजीनियरिंग एग्जीक्यूशन का एग्जांपल है। तो प्लास्टर इसलिए नहीं किया, प्लास्टर करेंगे तो अंदर की जो ठंडा ही है, कंक्रीट जो ठंडा हुआ है वो बाहर नहीं जाएगा, तो इसलिए प्लास्टर नहीं किया उसको। एक दिन मैं गडकरी साहब के ऑफिस में गया था, सेकंड फ्लोर में उनका ऑफिस बना है अभी। तो उनके जो सहायक हैं उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ बैठे हो, आपको ठंडा लग रहा होगा, यहाँ कोई एसी नहीं चल रही है। ये ठंडी जो है, और उस समय मेरे ख्याल से उस दिन कुछ 45 या 46 डिग्री टेम्परेचर था नागपुर का। तो उनका ऐसा कहना था कि ये जो पिलर है, पिलर स्लैब है, वो स्लैब के बीच से पानी बह रहा है और वही जो ठंडक है वो आ रही है और वो यहाँ महसूस हो रही है। और क्या ख़ासियत है उस घर की, अगर आप बताना चाहें? घर में बाहर ऐसा भी कहा जा रहा है कि सेंट्रल इंडिया में इस तरीके का या इस कांसेप्ट का पहला ही वो घर है। हाँ, इस घर में प्लास्टर नहीं किया, आपने देखा होगा बाहर से, तो सारी ईंटें हैं, वो ईंटें सिर्फ बहुत बार ईंटों जैसे दिखने वाले टाइल्स चिपकाए जाते हैं, यहाँ ओरिजिनल ब्रिक्स है। और वो ब्रिक्स इतने सिस्टमेटिकली ब्रिक वर्क किया है कि 2 ब्रिक के बीच की गैप, जैसे पुराने ज़माने में हम वहाँ इसका एग्ज़ाम्पल देते हैं, वाड़े देखते थे या अंग्रेज़ों के समय की बिल्डिंग्स देखते थे, क्वालिटी की लिए जिसको एप्रिशिएट करते थे, वो क्वालिटी वहाँ पे मेंटेन की है। तो एक्चुअल ब्रिक्स है, 2 ब्रिक के बीच की गैप देखेंगे बराबर उतनी ही मिलेगी और वो ब्रिक्स की जो क्वालिटी है, उसका सरफेस है, सभी का एक जैसा है, तो ये उसकी ख़ासियत है। क्योंकि उस वो ब्रिक ब्रिक टू ब्रिक जोड़ने के बाद में 2 बीम के बीच में जितनी जगह थी, उसके हिसाब से उन ब्रिक के बीच की जगह मेंटेन की है, प्लास्टर की थिकनेस मेंटेन की है। तो वो वर्कमैनशिप बहुत अच्छी की है वहाँ। एक आखिरी सवाल चलते-चलते आपसे ये है कि ऐसा कौन-सा स्ट्रक्चर है
जो आप देखना चाहते हैं अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, या उस तरीके के स्ट्रक्चर की आपकी कल्पना है, उसको आप मूर्त रूप देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप उसको साकार होता हुआ देखें और उसमें एक तरीके से आपका हाथ हो। कुछ ऐसा आपने इमेजिन किया हो कि मुझे इस तरीके से जो है एक स्ट्रक्चर अपने हाथों से बना के जो है वो तैयार करना है या दिखाना है? सर मैं काफ़ी घूमते रहता हूँ और मेरे कुछ-कुछ पसंदीदा आर्किटेक्ट हैं। उसमें से एक जहाँ हदीद आर्किटेक्ट्स करके है, जो लंदन बेस्ड है, उनका सभी दूर काम है। अपने नई मुंबई का उन्होंने नया एयरपोर्ट जो बनाया, वो भी उन्होंने बनाया। उनके स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकू में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनके, उनके एक अलग फ्लो में स्ट्रक्चर रहते हैं, सीधे-सीधे नहीं रहते। तो कभी मौका आया तो ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना मैं चाहूँगा। रूटीन काम तो हम रेगुलर करते ही हैं, लेकिन वो एक ऐसा शेप रहता है कि वो हर एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए चैलेंज रहता है कि ऐसा क्यों प्लान किया होगा। इट इज़ नेवर सीधा-सीधा कभी नहीं रहता। तो इस टाइप का कभी मौका आएगा, अपने हमारे आर्किटेक्ट भाई कभी चांस देंगे, तो डेफ़िनेटली हम कोशिश करेंगे कि उसको मूर्त रूप दें। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया आपसे, और आपका जो क्षेत्र है उसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत कम बात होती है, और हमारे जो दर्शक हैं ना केवल आपसे रूबरू हुए होंगे, और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जो काम है उससे भी एक तरीके से अवगत हुए होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।